देखो, आज नेपाल की न्यूज यूट्यूब पर आग की तरह चल रही है और इस पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं। मैं भी अपने चैनल को बड़ा करने के लिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। कोई हिडन ट्रूथ नहीं है कि व्यूज के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। हाँ, मैं व्यूज के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस है मेरी चैनल का कि मैं हर न्यूज या हर करंट टॉपिक पर आपके सामने नहीं आऊंगा ऐसे ही वीडियो लेकर, जिसमें हमें साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलेगा, हम वही आपके सामने लाएंगे। और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे इस न्यूज से कि जब भी इंसानी फंडामेंटल नीड को कोई खतरा होता है तो फ्रस्ट्रेशन किस हद तक बढ़ जाती है। नेपाल में क्या हुआ है, आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट के सामने कोई पंगा नहीं ले सकता है, लेकिन नेपाल में जेंजी कल्चर है, उन सब ने 18 से 25 तक की एज के लड़कों ने पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। बड़ा प्रधान वहां का भाग गया है, उसके रेसिडेंस पर हमला हुआ है, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कृषि मंत्री रिजाइन, फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन, हर एक मंत्री रेजिग्नेशन अपना दे रहा है। ये सब कैसे हुआ? ये एक ही वजह से हुआ है, वो है पावर ऑफ यूनिटी, यूथ का पावर। हम जो जेंजी को या फिर हमारे जो जेंजी आजकल फोन में घुसे पड़े रहते, वहां के जेंजी ने, वहां की यूथ ने एक पूरा बीड़ा उठाया है गवर्नमेंट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। वहां का पूरा यूथ सड़कों पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिटी में, 17 से शायद 18 सिटीज में या फिर 7-8 होगा, फैक्ट्स चेक नहीं करते, चलो 5 रखते हैं, उससे ज्यादा ही है। इतने सिटीज में कर्फ्यू लग गया है। क्यों? क्योंकि जैसा सबको लगता है कि वहां पे सोशल मीडिया बैन हुआ है। तो क्या सोशल मीडिया बैन होना इतना फ्रस्ट्रेशन को पैदा कर सकता है? जी नहीं। वहां पे 19 स्टूडेंट की तो डेथ हो गई है, संसद पे चढ़ गए थे सब लोग, वहां का मंत्री भाग जाए। मतलब देखो, हमारे यहाँ से मोदी जी भाग जाइए, इतना कोई प्रोटेस्ट चले, वैसा हुआ है वहां पे। और किसने किया है? सभी जेंजीज ने मिलकर। छोटे बच्चे मान लो, लड़के मान लो, हमारे यहाँ किसी को क्या करना है उसकी अक्ल नहीं है, और वहां पे प्रोटेस्ट वो बच्चे कर रहे हैं और गवर्नमेंट तक को हिला दे रहे हैं। तो फिर आखिर जेंजीज में इतना गुस्सा आया कैसे, कहां से? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन हुआ इससे? जी नहीं, ये सिर्फ सरफेस लेवल का रीजन था। इसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे हुए थे। कई सालों से गुस्सा दबा पड़ा था, न जाने पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज ये गुस्सा कब से चला आ रहा था। गुस्सा किस बात का? करप्शन का, फ्यूचर इनसिक्योरिटी का। वो लोग आज तक शांति से सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने ओपिनियंस दे रहे थे, तो अब उनकी सरकार ने वहां से भी उनको हटा दिया। जैसे कि अगर तुम किसी के साथ कंफर्टेबल हो और वहां से शांति से अपनी बातें कर रहे हो, और फिर तुम्हें कहा जाए कि तुम उससे नहीं मिलोगे, अपनी बातें नहीं रखोगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ साझा नहीं करोगे, तो फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि एक वही तो तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म या फिर कोई इंसान बचा है जिसके साथ तुम ये बात कर सकते हो, जिसके साथ तुम ये डिस्कस कर सकते हो, अपने ओपिनियन रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सरकार ने वहां से भी सबको निकालकर उन सभी सोशल साइट्स को बैन कर दिया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसको ऐसा कहो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी बातों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मिल गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? तो नेचुरल रिएक्शन था, हेल्पलेसनेस आ गई, गुस्सा आ गया, एंजाइटी आ गई, और फिर ये सब बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो लोग बिना डर के पीएम के रेसिडेंस को जला देने लगे, सांसद की बिल्डिंगों पर चढ़ गए। बोल, अभी ये बिना डर के, आज के टाइम पे तुम हमारे यहाँ पे देखो, तुम ऐसा कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डर होगा। लेकिन यहाँ पे डर खत्म हो चुका है बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि
प्रोटेस्ट में एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ग्रुप में किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता है। तो यहाँ पे ग्रुप में एक दूसरे की एनर्जी को लेवल मैच कर, जैसे कि हम क्लब में गए, वहां का माहौल है, डांस चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है, हाई बीट हो रही है, तो तुम अपने आप थिरकने लगोगे। फिर चाहे तुम थोड़े सैड भी थे, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था, वहां की एनर्जी ऐसी थी कि तुम भी वहां थोड़े बहुत ही सही लेकिन झूलने लगे। इसी तरह सब लोग इकट्ठा होके अगर कोई लो एनर्जी वाला होगा तो वो भी दूसरों को देखकर अपने आप को हाई एनर्जेटिक फील करने लगता है। तो बस इस प्रोटेस्ट में ऐसा ही हुआ। एक तरह से तुम देखो तो इमोशनल कंटेजन मिल गया सबको। इमोशनल कंटेजन मतलब साइकोलॉजी का एक टर्म, इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की एक्टिविटी को देखकर सक्रिय होते हैं। एक्टिविटी में फिर चाहे वो हाई वाइब्स हो, एनर्जेटिक मोड हो, सैड मोड हो, नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, कुछ भी हो, उनको देखकर हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम भावनात्मक लगाव बोल सकते हैं। जैसा क्लब की वाइब के साथ हुआ, ठीक वैसे ही एक पूरा यूथ, एक पूरा प्रोटेस्ट जैसा चल रहा था, उसमें अगर कोई लो वाइब का भी आ जाएगा तो एक तरफ से सामने वाले की वाइब को ऑब्जर्व करके अपने आप को भी, वो उसका कॉन्शियस डिसीजन नहीं होगा, वो अनकॉन्शियसली उसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब जुड़ाव कैसे सब महसूस कर रहे थे, क्योंकि देखो, अगर तुम कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो तुम्हारा फेस है, कुछ स्पॉन्सर कर रहे हो तुम्हारा फेस है, लेकिन नेपाल का ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मतलब अब यहाँ पे हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, हर एक आवाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक ग्रुप इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी के फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये बढ़ रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये बढ़ रहा है। कोई ऐसा फेस नहीं है जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा है, करप्शन का कह लो, बेरोजगारी का कह लो, फ्यूचर इनसिक्योरिटी का कह लो, कुछ भी कह लो, या अपनी सोशल एंजाइटी का कह लो, कुछ भी कह लो, ये पूरा मुद्दा डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई फेस नहीं, यहाँ पर लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, लेकिन वो भी एज रिस्ट्रिक्शन है। इस एज के ऊपर के इस प्रोटेस्ट में नहीं शामिल होंगे, और पूरा ये डिसेंट्रलाइज है। यही डायनामिक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर एक एम्पावरमेंट और एक एजेंसी की फील देता है, लोगों को साथ जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आवाज इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो या फिर किसी प्रोटेस्ट से जुड़ते हो, तो एक तरह से कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट का, उस ऑर्गेनाइजर का एक फेस होता है जिसकी वजह से तुम जुड़ते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वजह या फिर ऐसा कोई फेस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, जो गवर्नमेंट के प्रति है, उसको निकालने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज है, इसलिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर अपना साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इस पर एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट मिलती है, जैसे कि सरफेस ट्रिगर के नीचे लेटेंट ग्रीवेंसेस होती है। हम जैसे सरफेस लेवल मान के चल रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन हुआ, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जाग उठा, लेकिन उसके अंदर जो लेटेंट ग्रीवेंसेस थी, ग्रीवेंसेस मतलब लेटेंट ग्रीवेंसेस मतलब अंदर छुपी हुई शिकायतें। और यहाँ पे शिकायतें क्या है? करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोजगारी। वहां के लोग बेरोजगारी से इतना जूझ रहे हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट के बच्चे सोशल मीडिया पे इतनी रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं, महंगी महंगी वॉचेस, शूज, कारें, उन सबको देखकर ये अंदर से ही एक तरह से फ्रस्ट्रेट हुए पड़े थे कि यहाँ पे हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उसके बच्चे। और आजकल ट्विटर पे ट्रेंड भी करता था नेपाल में, नेपो किड नाम से, वहां के लोग उस पर एक्टिवली अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे।
और ये सभी चिंगारी, करप्शन की, नेपोटिज्म की, बेरोजगारी की, ये सब चिंगारी अंदर दबी हुई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया बैन किया तब ये चिंगारी भड़क गई। और फिर ऐसे टफ टाइम में प्रोटेस्टरों का कोपिंग मैकेनिज्म मतलब ये जो उनकी सहन करने का जो अब कुछ लिमिट थी वहां से टूट गई। अब इसके सहन करने की एक नई टेक्निक आ गई, ग्रुप और सॉलिडेरिटी और एक होप। सब लोग मिले, इकट्ठा हुए, ग्रुप बनाया, सॉलिडेरिटी बनी और एक होप बनी कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। उसका कोपिंग मैकेनिज्म अब शिफ्ट हो गया है प्रोटेस्ट में। पहले जो लोग अपनी भड़ास को सोशल मीडिया पे निकाल रहे थे, वो अब सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया। अब वो प्रोटेस्ट के रूप में उसके कोपिंग मैकेनिज्म को बदल के ग्रुप, सॉलिडेरिटी और होप के साथ एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया। जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ खड़े रहते हैं तो एक पूरी यूनिटी बनाते हैं। फिर दिमाग में फाइट, रिस्पॉन्स और ट्रिगर होता है, ठीक है। फिर चाहे सिचुएशन कैसे भी बन जाए, ये चला रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेस वैल्यू नहीं है। सिर्फ ग्रुप, सॉलिडेरिटी और होप के साथ ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और कितना बढ़ गया है हम सब देख सकते हैं। ये मूवमेंट पूरा जो हमने देखा है, जिसकी साइकोलॉजी को हम समझ रहे थे कि किस तरह से बाहर आया है, ये मूवमेंट सिर्फ एक किसी कंट्री का नहीं है, ये हर एक कंट्री का मिरर है। जब इंसानी फंडामेंटल की नीड भी पूरी नहीं होती और जहां वो एक्सप्रेस कर रहे हो उसे भी खत्म कर दोगे तो सोता हुआ ज्वालामुखी फटेगा ही। और ऐसा फटेगा कि वहां से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचेगा। कौन सा? वहां से भाग जाओ। और वहां के पीएम ने किया भी ऐसा। और जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी थे, रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने सबने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये था एक छोटा सा मेरी ओर से प्रयास कि इस प्रोटेस्ट को हम एक साइकोलॉजी किस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के माइंड में, और किस तरह ये सब एक साथ जुड़े रहते हैं, किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। जब एक रीजन स्ट्रॉन्ग और सेम बनता है तब लोग अपने आप ही जुड़ने लगते हैं। किसी को जोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हमारे यूथ को ये सीखना चाहिए कि गवर्नमेंट भी झुक सकती है, बस तुम अपनी यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं अभी हाल में जो सरकार हमारी चल रही है उसको गिरा दो, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति अवेयर रहो। एक अवेयरनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसको देखकर तुम ये तो सीख ही सकते हो, हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति अपनी अवेयरनेस जो होती है, अगर हम उसको ठीक से समझ सके तो फिर गवर्नमेंट भी अपने आप ही काम करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा यूथ एक्टिव है, मेरे सारे काम देख रहा है, और अगर यूथ को हर्ट किया तो फिर ये कुछ भी कर सकती है। टू ऑल जेंजिस, कृपया आपसे विनती है कि आप भी कुछ इस तरह से अपनी गवर्नमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति सजग रहिए, सतर्क रहिए, और उसको कुछ सुझाव भी दे दीजिए कि आपको क्या करना है। तो आपको कैसा लगा इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन इस प्रोटेस्ट का, और आप कैसे देखते हो इसे? कमेंट करके बताओ। और एक कम्युनिटी बनाते हैं जेन्युइन ओपिनियन की, जहां पे जेंजी भी हो, मिलेनियल्स भी हो, कोई भी हो, बस एक कम्युनिटी बनाओ कि वहां पे एक जेन्युइन ओपिनियन शेयर हो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के, मैं कैसे देखता हूँ। इस तरह से एक कमेंट बॉक्स आपका एक कम्युनिटी की तरह समझ लो और डालो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डालो, क्या सोचते हो वो सब भी डालो। बाकी लाइक तो है, शेयर भी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये तो रेगुलर कहने की बात है, वो तो आप कर, वो तो बस मेरे लिए कि थोड़ी बहुत खुशी मुझे भी मिल जाए कि आप सबके सामने मैंने इतनी मेहनत करके जो अपने पॉइंट्स को रखा वो आप समझो, या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट करके दुनिया को दिखाओ। और मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इस छोटी सी कम्युनिटी से बढ़कर एक बड़ा परिवार बन सके, और एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर कर सकते कि मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो।